नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम लोग पॉलिटी देखेंगे, भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि घटना चक्र की पुस्तक जीएस दृष्टि का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। ये पुस्तक काफ़ी अच्छी पुस्तक है और जिसको बहुत कम पेज में समेट के बनाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये पुस्तक ले लिए होंगे और सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप उसको हाईलाइट करते रहेंगे, जो मैं आपको बताता रहूँगा कि इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए इस पुस्तक को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और फटाफट रिवाइज करके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है भारत का संवैधानिक विकास, और इसमें कंपनी के शासनाधीन अधिनियम से शुरू होता है। तो सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार कुशासन को दूर करने के लिए। इसका उद्देश्य जो था, कंपनी में भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर करना। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए? मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल। तो बंगाल जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और बम्बई को रखा गया, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी कहलाई, जो कि कलकत्ता के अंदर था। और इसी के प्रावधान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, नियंत्रण बोर्ड का गठन, कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति, और कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। ये इसके प्रमुख प्रावधान थे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1786 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1813 आया, जिसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। तो इसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर, चाय के लिए और चीन से व्यापार वो कर सकते थे। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए किया गया, जो कि चार्टर एक्ट 1813 में था। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, जो कि आया चार्टर एक्ट 1833। और कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। कंपनी के केवल राजनीतिक कार्य, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप इम्पॉर्टेंट में ज़रूर लगा लें। इम्पॉर्टेंट कि कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया? तो ये चार्टर एक्ट 1833 में। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित किए गए। मैकाले सर्वप्रथम विधि सदस्य था। नेक्स्ट उसके बाद फिर चलते हैं फिर चार्टर एक्ट 1853। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित किया गया सरकार के द्वारा। जो उसका नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का जो वेतन निश्चित होगा वो सरकार के द्वारा होगा, और धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ये इसके प्रमुख प्रावधान थे। उसके बाद फिर देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले 1857 की क्रांति हुई थी। उस क्रांति के बाद ये अधिनियम आया था। तो इस अधिनियम में प्रमुख प्रावधान क्या किए गए थे? भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को, मतलब सीधे सीधे प्रशासन अब कौन करेगा? अब सीधा ब्रिटेन करने लगा। भारत राज्य सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदत्त कर दिए गए। एक नया पोस्ट जनरेट हुआ, भारत का राज्य सचिव, जिन्हें ये 2 अधिकार दिए गए। भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया, और भारत में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया गया। तो वायसराय का नाम जो वायसराय रख दिया गया गवर्नर जनरल का नाम बदल के। ये रहे इसके प्रमुख प्रावधान। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। ब्रिटिश
ताज के अधीन जो अधिनियम थे, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये 1861 में आया। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बना है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा है? तो 1861। अध्यादेश लागू करने की अधिकतम अवधि 6 माह रखी गई। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली। और वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार दिए गए अपने लिए कानून बनाने का, संशोधन करने का। इसके बाद नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये कब किया गया? 1892 में। सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने के लिए आप देख सकते हैं कि कितना जटिल उस समय का कार्य था अंग्रेजों का, कि प्रश्न पूछने के लिए भी 6 दिन पूर्व हमें सूचना देना पड़ेगा। समित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, और इसका डेट हमेशा याद रखें क्योंकि बार बार ये परीक्षाओं में क्रोनोलॉजी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार आप याद रखेंगे तो आपको जल्द याद रहेगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था यहीं से की गई। बार बार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए देंगे। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उस अधिनियम से इसको बार बार कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, लेकिन आप इसे बार बार याद रखें। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था जिसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन। 1909 के बारे में जो प्रसिद्ध कथन थे, उस समय गांधी जी, आप लोगों को पता ही होगा कि गांधी जी काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। तो वो इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। उनका पहला कथन था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता। तो उस समय विपक्ष के नेता थे वहाँ पे रैमजे मैकडोनाल्ड जी, और उनका ये था कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। भारत सरकार अधिनियम 1919। अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, विशेष याद रखें। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ, ये विशेष करके ये शब्द एकदम पूरा कंठस्थ कर लें, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द्वैत शासन का प्रारंभ प्रांतों में 1990 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, यहीं से लागू हुआ था। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रांतीय विषय, आरक्षित, हस्तांतरित सब विभाजित कर दिए गए। अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी। उसके बाद फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ये आपको पता ही होगा, ये सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिनियम है। इसी के नियम का सबसे ज़्यादा कर्जदार हमारा भारत का संविधान है, यहीं से बहुत चीज़ें ली गई हैं। तो आप इसे विशेष करके ध्यान रखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। गठन, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन इसी में हुआ था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना इसी में हुई थी। द्वैत शासन प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। द्वैत शासन इसमें भी है, उसमें भी है, वहाँ प्रांतों में लगा था और यहाँ जो है केंद्र में लागू हुआ। विशेष ध्यान दें, कन्फ्यूजन एकदम दूर रखें। केंद्र में द्वैत शासन लागू कब हुआ? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम में लागू हुआ। स्वशासन प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर दिया गया। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या प्रावधान थे। भारत सरकार ने 1935 के प्रावधान, गवर्नर, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया गवर्नर को, और विस्तार सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का,
आधार स्रोत भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफ़ी हद तक, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, शक्तियों का विभाजन के 9 प्रांतों में, ये भी यहीं से लिया गया है। स्थापना फेडरल न्यायालय 1936। जवाहरलाल नेहरू जी का कथन था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, गुलामी का अधिकार, दास्ता का आज्ञा पत्र, अनुदेश प्रपत्र, अंतर्विष्ट, राज्य की नीति के निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में, ये वर्ष 1950 में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार ने 1935 को अस्वीकृत किया था। विशेष ध्यान दें, ये एग्जामिनर आप फंसाने के लिए प्रश्न बना सकते हैं कि 1935 का अधिनियम जो है वो कांग्रेस अधिनियम द्वारा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन द्वारा इसे स्वीकृति दी गई थी, लेकिन स्वीकृति नहीं दी गई थी, अस्वीकृत किया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि स्वतंत्रता के लिए हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन। इसमें क्या हुआ, अविभाजित भारत का विभाजन कर दिया गया और भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हुई, 2 देशों का गठन हुआ। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता, भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इससे रिलेटेड हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। बर्मा को भारत से अलग किया गया वर्ष 1937 में। भारत सरकार नियम 1919 को जाना जाता है मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, इसे हम लोग ऊपर पढ़े हैं। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग भारत सरकार नियम 1919 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1935 में। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई स्वराज पार्टी ने स्वराज पार्टी ने मई 1934 में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति थे M.N. राय वर्ष 1934 में। याद रखें, ये जितने फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई परीक्षाओं में बार बार आज भी पूछे जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की वर्ष 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। उसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। आइए इसको देखते हैं। संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। कुल महिलाएं 15 थी। ये एक बार प्रश्न आ चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद जी थे और कुल अधिवेशन 11 हुए थे और संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये भी डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये फैक्ट, जितने फैक्ट हैं सब एकदम बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इसे आप बिल्कुल रिमेंबर रखें, याद रखें, भूलें ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अध्यक्ष और समितियां। प्रारूप समिति जो थी वो डॉक्टर BR अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रक्रिया नियम समिति के थे और संचालन समिति के थे।
और सरदार पटेल जी जो थे प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक एवं जनजाति समिति। विशेष याद रखें, सरदार पटेल जी प्रांतीय थे, मूल अधिकार के थे, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति के थे और संघीय संविधान के थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, भूलें ना। नेक्स्ट चलें, संविधान सभा का चुनाव परिणाम, कुल सीटें 296 ब्रिटिश भारत की उस समय जब चुनाव हुए थे। कांग्रेस 208 जिसमें से जीती थी, मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15 थे। प्रारूप समिति इसका देख लेते हैं, गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कुल सदस्य संख्या 7 थे। अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। सदस्य N गोपालास्वामी अय्यरन थे, अल्लादी कृष्णाब्दी स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह जी थे, BL मित्र एवं DP खेतान जी थे। बाद में स्थान लिया BL मित्र का N माधव राव ने और TP खेतान का TT कृष्णमाचारी ने। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। देखिए, एक्चुअली हुआ ये था कि जब स्टार्टिंग में सबसे पहले उम्र दराज व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इन्हें ही सबसे पहले अध्यक्ष बना के बैठाया गया। उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो फिर परमानेंट जो अध्यक्ष चुन के आए तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। संविधान सभा में कुल सदस्य थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें, 389। परीक्षा उपयोगी कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न आ भी चुका है कि तीनों लोगों का क्या क्या नाम था। संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत, ये कौन बोला था? तो ये ग्रेनविले ऑस्टिन के कथन थे। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। पदार्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पे कई जगह कई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो कहीं कहीं फैक्ट अलग मिलते हैं। झंडा समिति के कहीं कहीं हमारी कृपलानी जी दिखी जाती हैं, लेकिन रही बात ये घटना चक्र जो प्रस्तुत करता है वो फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और इसमें मिस नहीं होते, तो इसलिए हम इसे ही मान के चलेंगे, क्योंकि ये एकदम इनका एक्यूरेसी लेवल 99.9% है। आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते चलें और देखते चलें। ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के गवर्नर जनरल 1758 से 60 तथा 1765 से 67 तक। वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक भारत के प्रथम वायसराय थे। उसके बाद फिर लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, जो अगस्त 1947 से लेकर जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी जून 1948 जनवरी से लेकर 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी बार बार आते हैं। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए थे। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था। प्रारूप तथा बहस 114 दिन चले थे। कुल व्यय 63 लाख
₹96,729 था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ नियर बाई आप याद रखें। कुल वाचन 3 हुए थे। संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये 2 फैक्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं अंतरिम सरकार के ऊपर। अंतरिम सरकार में मंत्री और मंत्रालय। KL नेहरू जी जो थे वो विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले के थे। वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय उनके था। C राजगोपालाचारी जी शिक्षा से रिलेटेड थे। लियाकत अली वित्त था। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय था इनके अंदर में। आसफ अली रेलवे से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि से संबंधित थे। डॉक्टर CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति से थे। बलदेव सिंह रक्षा से। I चुंदरीगर वाणिज्य से थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के स्रोत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आते हैं बार बार। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधानों से लिया गया है। तो इसमें सबसे पहले विचार करते हैं हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए इसमें कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, सभी लोगों का एक एक जगह बना दिया गया है कि उस देश से क्या क्या लिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उद्देशिका अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इतनी चीज़ें अमेरिका से ली गई थी। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, चूँकि ब्रिटेन के अधीन हम लोग थे ही, इतना 200 वर्षों तक लगभग ब्रिटेन ने राज किया था हम लोगों के ऊपर, तो उससे संसदीय प्रणाली जो हमारी शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ही ली गई है। और विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, इतने सब ब्रिटेन के थे। बार बार आप इसे सुनते रहिए आप लोग, या तो इसे बार बार रिवाइज करते रहिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट लगभग सभी हैं, कुछ इसमें से छोड़ने लायक नहीं है। रूस, पूर्व सोवियत संघ, उस समय पूर्व सोवियत संघ था रूस, यहाँ से मूल कर्तव्य लिए गए। प्रस्तावना में न्याय शब्द यहीं से लिया गया। न्याय 3 प्रकार के हैं प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय हैं। और प्रस्तावना में आप लोग याद करके बताइए कितने अधिकार हैं। 5 है टोटल, अभी आगे मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक लिया गया था। उद्देशिका की भाषा और व्यापार, वाणिज्य और समानता की स्वतंत्रता, ये सब, और समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसे याद रखें ये शब्द, संघीय जब भी आएगा तो आप अलर्ट हो जाएं, कनाडा चांसेस ज़्यादा रहता है। और बार बार कनाडा से यही प्रश्न मैक्सिमम बनता है, संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित की गई। उसके बाद आयरलैंड से नीति के निदेशक तत्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार नीति निदेशक तत्व से प्रश्न बनते हैं। तो नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया था। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से। दक्षिण अफ्रीका में आप लोग याद रखें, देख रहे हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये सब लोग अंदाज़ा लगाते हैं बार बार कि अफ्रीका जो है या दक्षिण अफ्रीका जो है वो उतना डेवलप कंट्री नहीं है, अफ्रीका की कंट्री है, यहाँ से कौन सा संशोधन लेंगे। लेकिन आप विशेष ध्यान दें कि संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया, तो इसे एकदम याद रखें, भूलें ना। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान है, इसे विशेष याद रखें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी दे सकते हैं, राष्ट्रपति भी दे सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज कीजिएगा, सबसे ऊपर संविधान है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपात उपबंध जो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान USA का है, अमेरिका का।
ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया था ये तो हम लोग देख चुके थे। आगे चलिए, अब हम लोग देखेंगे उद्देशिका या प्रस्तावना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से बराबर प्रश्न बन रहे हैं। प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुतकर्ता जवाहरलाल नेहरू जी थे। अंगीकार 26 जनवरी 1947 को हुआ था। उद्देशिका की विषय वस्तु, इसमें मूल तत्व क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। समता क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। न्याय क्या है? 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्थिक, क्योंकि ये देगा स्वतंत्रता में, और सब लोग मैक्सिमम लोग इसे गलत करके आएंगे, इसलिए विशेष ध्यान दें। आर्थिक न्याय है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है। उसके बाद स्वतंत्रता में 5 चीज़ें क्या दी गई हैं? स्वतंत्रता में 5 चीज़ें हैं, विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, विश्वास है, उपासना है। इसे एक बार एकदम रट जाएं, याद कर जाएं, कुछ भी भूलें ना, क्योंकि ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द टू शब्द है। यहाँ से एकदम सीधा शब्दों का खेल चलता है एग्जाम में। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल शब्द, 3 शब्द शामिल किए गए थे संविधान संशोधन 1942 द्वारा। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय के जो अभी तक के फैसले रहे हैं उसे देख लेते हैं। संविधान का भाग स्वीकृत अस्वीकृत, 2 प्रकार के इसमें हैं कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, इसी के ऊपर चले हैं जो केस हैं। तो स्वीकृत में बुम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में धारणा प्रस्तुत की गई कि ये स्वीकृत है, कि ये उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में भी ये सिद्ध हुआ कि ये संविधान का भाग है, जबकि अस्वीकार बेरूवादी वाद में किया गया था। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ देख लेते हैं। संविधान की आत्मा है उद्देशिका, इसे विशेष याद रखें। संविधान की आत्मा उद्देशिका, इसे भूलें ना। जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा जो संविधान की आत्मा कहा गया था वो संवैधानिक उपचारों को कहा गया था, अनुच्छेद 32 को, जो हमारे मूल अधिकार में आता है। इसे एकदम याद रखें, यहाँ से कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अगर संविधान की आत्मा आती है तो सीधा उद्देशिका पे लगाएं, और अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया था ये पूछा जाए तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 है, सिर्फ उनका अलग है, बाकी सबके लिए संविधान की आत्मा उद्देशिका है। तो इसे एकदम कंफ्यूज ना करें। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, के.एम. मुंशी जी ने कहा है। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा। उद्देशिका के जो शब्द हैं प्रस्तावना के, उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। वो एक बार में पूरा अच्छे से इसे बार बार रिवाइज करके याद कर लें। लगभग प्रयास करें कि सभी क्रम याद रहें। याद भी ना हो तो फिर भी इतना फ्लो में रहे कि वो गलत टर्म पकड़ में आ जाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिसे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये 3 शब्द विशेष याद रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि संविधान किस डेट को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, किस डेट को अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को, किस डेट को आत्मार्पित किया गया 26 नवंबर 1949 को। या तो बराबर करके इसे लिख लें, किस डेट को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। लागू किस दिन हुआ
संविधान लागू का जो डेट था वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची एवं उनके विषय। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूरी लिस्ट आप लोग याद करें। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किया गया। छठी अनुसूची 5वीं और 6वीं में कंफ्यूज किया जाता है, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में किया गया है, जबकि छठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्य दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बार बार इसे बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। या तो इसके लिए आप अगर ट्रिक लेना चाहते हैं तो AMTM इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात किया गया था। उसके बाद 7वीं अनुसूची आती है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो 7वीं अनुसूची के अंदर आती है। उसके बाद फिर 8वीं अनुसूची जो आती है वो भाषाओं से रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण हुआ है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन या दल बदल विधेयक जो कानून आया था वो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। 11वीं अनुसूची जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पंचायती राज्यों से संबंधित है, बार बार पूछे जाते हैं, तो पंचायती राज्यों से संबंधित है 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रावधान, हम लोगों ने स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में बहुत कुछ देखा। तो ऐसे ही बने रहिए मित्रों, सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को। ऐसे ही अगले अपडेट के साथ हम आएंगे और जल्द से जल्द इस पूरे पुस्तक को हम अपलोड करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम लोगों को परीक्षा में एक भी प्रश्न पॉलिटी के गलत ना हो। तो ऐसे ही लगे रहिए। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।